उसमें कंडीशन होने से ये हादसा टाइप का आया है जी। और इसमें टोटल अभी जो फिगर है वो मतलब टोटल 5-6 महिलाएं हैं और 4 पुरुष की डेथ हुई है जी। और 2 लोग इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और बाकी सब नॉर्मल है। परिक्रमा वगैरह और जो दर्शन है वो सबको सामान्य तौर पे ठीक से चल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर बात करें हम प्रशासनिक व्यवस्था की सुरक्षा इंतजाम की तो एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये परिक्रमा हुई है। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और हर अमावस्या पर इसी तरीके से भारी भीड़ कामतानाथ पर जुटती है। लेकिन इस बार ये हादसा हुआ है जहां पर लेट कर परिक्रमा कर रहे कुछ श्रद्धालु भीड़ की चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर यहां पर उठेगा, क्योंकि हर बार लेट कर परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी चूक हुई है। चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुड़ती है। साथ ही सोमवती अमावस्या की वजह से आज सुबह से ही श्रद्धालु कुछ ज्यादा संख्या में पहुंचे थे। दरअसल कामतगिरी मंदाकिनी नदी के किनारे 5.5 किलोमीटर के इलाके में फैला है। मान्यता है कि कामतगिरी के 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा करने से मन्नतें पूरी होती हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो लेट कर परिक्रमा करते हैं। दरअसल मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहां तकरीबन 12 साल तक रुके थे। दरअसल चित्रकूट का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत भी है। यहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नजदीक होने की वजह से सबसे ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो बुंदेलखंड से आते हैं। मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, छतरपुर, पन्ना, दमोह से सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या कामतानाथ के दर्शन के लिए पहुंचती है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है चित्रकूट में, जहां पर 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं। साथ ही राज्य सरकार से भी अब फिलहाल मदद का ऐलान हुआ है, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर सवालों का जवाब मिलना बाकी है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता गौरव शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं। गौरव, जानना चाहेंगे इस बारे में, क्या राज्य सरकार की तरफ से केवल राहत राशि का ऐलान हुआ है या कुछ सुरक्षा को लेकर भी बयान सामने आए हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चित्रकूट में जो हादसा हुआ है उस पर गहरा शोक जताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस जो है हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। हालांकि जांच का स्वरूप क्या होगा इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्या मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है मध्य प्रदेश की सरकार। बिल्कुल गौरव, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, मानक अग्रवाल कुछ बोल रहे हैं इस हादसे पर, वो हम आपको सीधे सुनवाते हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं। दे दिया जाता, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ जाती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रशासन को सख्त करना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की घटना नहीं हो और रतनगढ़ की घटना के बारे में स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए कि उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई है और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आज सोमवती अमावस्या थी, वहां मेला लगता है हर वर्ष की तरह, लेकिन जिस तरीके से आज घटना हुई बहुत ही दर्दनाक घटना है और पूरा प्रदेश इसमें स्तब्ध रह गया है। मैं समझता हूं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है प्रशासन की ढील थी? निश्चित रूप से प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि प्रशासन होता वहां तो इतनी बड़ी घटना नहीं घट पाती। प्रशासन पूरी तरह से ऐसा लगता है कि सो रहा था, इसलिए ऐसी घटना हुई। कांग्रेस के क्या? कांग्रेस इस मामले को ऊपर तक उठाएगी और इसमें जांच करके रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि रतनगढ़ हादसे के अंदर भी जांच रिपोर्ट अभी तक दबा दी गई है। सरकार मुआवजे का ऐलान कर रही है। मुआवजे से कुछ नहीं होता। मुआवजा तो उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए देना चाहिए मृतकों को, लेकिन वहां पर उस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो पूरी तरीके से जवाबदेही का मामला उठने लगा है और कांग्रेस के नेता मानक अग्रवाल ने भी यही सवाल उठाया कि मुआवजा तो दे दिया गया, लेकिन जवाबदेही तय करना जरूरी है, जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। गौरव, जिस तरीके से मानक अग्रवाल का बयान सामने आया उसमें ऐसा लगता है कि अब एक और मुद्दा है जो सरकार के लिए मुश्किल बनेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से आप कुछ बता रहे थे, क्या कुछ कहा गया इस घटना पर? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि घटना से मुख्यमंत्री को बेहद दुख पहुंचा है और इस मामले की, इस हादसे की जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है क्या मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। ये बात सही है जो कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा
कि इससे पहले जो दतिया के रतनगढ़ मंदिर माता मंदिर में जो हादसा हुआ था, आपको याद हो जी मीडिया ने अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वो विभत्स जो हादसा हुआ था, जो माताएं बहनें जो अपने बच्चों को गोद में लेकर जो माता रानी के देवी जी के दर्शन करने जा रही थी, और जब पुल पे जो भगदड़ मची थी उस दौरान कई माताओं बहनों ने अपनी जो है साड़ी तो दुपट्टे पुल से बांधकर नीचे वो कूद गई थी, और कई माताएं बहनें तो नदी में गिरने से ही मौत हो गई थी। तो रतनगढ़ जो हादसा हुआ उस पर भी जांच बैठाई गई, और जो लोग दोषी हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 बार कैबिनेट में मुद्दा आया, उप मंत्री स्तरीय जांच बनाई गई, उप स्तरीय जांच कमेटी बनी, लेकिन कुछ भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि 2 बार रतनगढ़ माता मंदिर में हादसा हुआ था। आज की अगर हम बात करें, सोमती अमावस्या है, चित्रकूट का अपना एक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है, वहां पर मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थल है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। जो कांग्रेस नेता का आरोप है कि क्या प्रशासन सो रहा था, घटना जो है, जो हादसा जो हुआ करीब 5:30-6 बजे का बताया जा रहा है। ऐसे में जब करीब 1 लाख श्रद्धालु वहां पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन की ये जवाबदेही बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका उचित इंतजाम किया जाए, एक सुचारू व्यवस्था के तहत दर्शन कराए जाएं। कामतानाथ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ का अपना एक धार्मिक महत्व है। लोग आस्था लेकर पहुंचते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। भगवान से के दरबार में जब वो हाजिरी देते हैं तो अपनी अपनी आस्था होती। कुछ लोग लेटकर परिक्रमा करते हैं, 5.5 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, तो माताएं बहनें ज्यादातर लेटकर परिक्रमा करती हैं। ऐसे में जब 2 परिवारों के बीच बहस की कोई विवाद की कोई स्थिति बनी, भगदड़ मची, तो जो लेटकर जो महिलाएं माताएं बहनें जो परिक्रमा कर रही थी उनके ऊपर भगदड़ मची और उसमें उनकी मौत हो गई। करीब 6 महिलाएं और 4 पुरुषों की यहाँ पर बिल्कुल गौरव सवाल यहाँ पर एक और उठता है। सरकार की तरफ से राहत राशि का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन क्या जो भोपाल में बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के डीजीपी हैं और अधिकारी हैं, क्या उन्होंने इस घटना की जानकारी लेने की कोशिश की है? क्या ऐसी कुछ खबर मिल रही है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर डीजीपी हैं, उनकी तरफ से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही उन्होंने अब तक किसी भी तरह की कोई जांच की बात कही है। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों का काम है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में। जाहिर सी बात है, कोई भी मुद्दा होगा, घटना दुर्घटना होगी, उसको कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर स्थानीय जिला प्रशासन की, स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही बनती है। और घटना हुई है, हादसा हुआ है, 10 लोगों की मौत हुई है, लापरवाही हुई है। ऐसे में अकेले मुआवजे देने से जिंदगी वापस नहीं आ जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। मध्य प्रदेश में 2016 में सिंहस्थ होना है उज्जैन में, और सिंहस्थ में लाखों लोग, करोड़ों लोगों की भीड़ जुटेगी। जब 1 लाख लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है, तो सिंहस्थ में कोई ऐसी बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को, मध्य प्रदेश की सरकार को ये एक बड़ा सवाल है कि जब 2016 में सिंहस्थ कुंभ आ रहा है, ऐसे में अगर इतना बड़ा आयोजन संभालने की बात होगी तो कहां से सरकार व्यवस्थाएं करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। रमेश जी, हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चित्रकूट में हादसा हुआ है, कम से कम 2-4 लाख लोगों की भीड़ रही होगी, तो यहां पर हादसा नहीं टल रहा है। ऐसे में सिंहस्थ कुंभ के मद्देनजर क्या देखते हैं कि तैयारियों में चूक नजर आ रही है क्या आपको? नहीं, निश्चित रूप से ये आपकी चिंता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंहस्थ अगर होने वाला है और 1 लाख अगर 1.25 लाख की भीड़ के अंदर ये इतना बड़ा हादसा हो गया, रतनगढ़ में इतना बड़ा हादसा हो गया, तब सिंहस्थ में हम भीड़ को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? प्रशासन को इन सारी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। ये जो खबरें अभी आ रही हैं इस हादसे के पीछे, उन्होंने बैरियर और बैरिकेड्स तो लगाए थे, लेकिन उन बैरियर और बैरिकेड्स पर प्रशासन का कोई व्यक्ति, पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं था जो भीड़ को कंट्रोल करके छोड़ता। इसके अलावा साथ साथ में ये भी इस घटना को देख करके महसूस कर रहा हूं, आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे, कि समय समय पर जो समाज को और शिष्यों को गुरुओं द्वारा और धर्म जो प्रमुख है उनके द्वारा शिक्षित करने का जो काम होना चाहिए कि लेटकर परिक्रमा अगर आपको करनी है तो खाली वक्त में करें। अगर इस समय आप देख रहे हैं सोमवंती अमावस्या है, लाखों लोग हैं, लोगों को पैदल कर चलने की जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में भी अगर आप लेट के परिक्रमा करेंगे तो कहीं ना कहीं हादसों का निमंत्रण भी हो जाएगा। तो गुरुओं द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा, सरकार द्वारा समय समय पर समाज को भी शिक्षित की जाना चाहिए। इस घटना के पीछे मैं दोनों चीजों को देख रहा हूं। श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा इतनी अंधी भी ना हो
कि आपका जिंदगी खतरे में पड़ जाए। एक और बात जो अभी आ रही है, जो जांच में स्पष्ट होगी, यह भी माना जा रहा है कि इस परिक्रमा के दौरान 2 लोगों में कोई विवाद हुआ और 2 लोगों का विवाद, 2 परिवारों का विवाद हुआ और उनके विवाद के कारण ये भगदड़ शुरू हुई। तो जो लोग भी तीर्थ यात्री हैं, अगर वो अपने अहंकार को, क्रोध को लेकर के परिक्रमा करने जा रहे हैं तो क्या लाभ है उस परिक्रमा से? तो यहां मैं दोनों चीजों को देख रहा हूं। खैर, लोगों की जो गलतियां हैं, लोग अशिक्षित हैं, वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन सवेरे 5:30 बजे के मौका है, सोमवती अमावस्या पर न केवल चित्रकूट में बल्कि नर्मदा के किनारे के हर तीर्थों में रात भर में लोग पहुंच जाते हैं और रात भर वो स्नान करते हैं। ऐसी स्थिति पे प्रशासन को के अधिकारियों को भी सो नहीं जाना चाहिए था। उन बैरियर पर, बैरिकेड्स पर जवान तैनात होने चाहिए थे। अगर फोर्स कम पड़ रहा था तो समय पर वो भोपाल से या अपने संभागीय मुख्यालय से फोर्स मंगा सकते थे। यहाँ पर प्रशासनिक चूक की बात तो फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से अब कांग्रेस की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ऐसे में अगर मान लीजिए उच्च स्तरीय जांच की बात सामने आती है, सरकार मान भी जाती है, तो क्या लगता है कि कुछ इससे विशेष परिणाम निकले? क्योंकि पहले की भी जो हादसे रहे उनमें उच्च स्तरीय जांच चल रही है। निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई परिणाम निकलेगा। ये तो आप छोड़ दीजिए, अगर दर्जन भर आप पुरानी घटनाओं को देखें जिसमें हादसे हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा देवास जिले में एक भूतुड़ी अमावस्या के समय हुआ था नर्मदा पर, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए थे, अचानक नर्मदा का पानी छोड़ दिया गया था उसमें। लेकिन किसी भी जांच में किसी दोषी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट आज तक नहीं हुआ किसी भी जांच में। ये तो तीर्थ हादसों की जांच है, लेकिन ऐसी बड़ी घटनाएं जिसमें गोलियां चल जाती हैं, कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई बड़ी कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ हुई हो या कोई जनता का कोई व्यक्ति, कोई दोषी व्यक्ति सामने आया हो कि इसके कारण यह हादसा हुआ है और इसको हम कड़ी सजा देते हैं। सजा का तो मुझे उदाहरण एक भी नहीं दिखा। वो जांच रिपोर्ट जिसकी सब लोग रतनगढ़ की चर्चा कर रहे थे, वो जांच रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सजा की तरह सजा की जगह सजगता की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन एक बार हम फिर से दर्शकों को बता दें कि सतना के चित्रकूट में एक बड़ा हादसा हुआ है और कामतगिर की परिक्रमा के दौरान 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। रमेश शर्मा जी और गौरव, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और पहलुओं से आपको वाकिफ कराएंगे कि यह हादसा आखिर हुआ क्यों और इसकी तस्वीरें कितनी दर्दनाक है। प्रायोजक हैं सैंको इंडस्ट्रीज, पल पल भरोसा, हर पल सुरक्षा। हौले हौले से केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। आज मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक कृषि विकास दर वाला प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। इस ऐतिहासिक वृद्धि के पीछे राज्य सरकार का खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने का संकल्प तथा उसके लिए की जा रही सार्थक कोशिशें हैं। ऐसी ही एक कोशिश है राज्य सरकार के कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना। इस योजना में कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहले मैं कृषि उपकरणों के अभाव में उन्नत कृषि नहीं कर पाता था, परंतु अब निजी कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के बाद उन्नत कृषि कर पा रहा हूं और अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी कमा पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये उपकरण किराए से चलाता हूं। जब से मेरे को खेती उपकरण किराए से मिलने लगे हैं तो मेरी खेती अच्छी होने लगी है और मेरे परिवार का भरण पोषण भी अच्छा होने लगा है। अब तक प्रदेश में ऐसे 286 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो चुके हैं। इस साल 459 और स्थापित किए जाएंगे। योजना में सेंटर के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, फिर लो कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट, पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। क्या बात है काका, अब बड़ खुश दिखाई देवा था। मोर बेटा राजूला इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया हवा। अच्छा, फिर अतका महंगा पढ़ाई, खर्चा कैसे उठाबे? खर्चा हमारा रामन सरकार उठाई। 2 लाख ले कम आमदनी वाले परिवार के कॉलेज पढ़े विद्यार्थी ला बैंक से 1% में ऋण दिलाई। मुख्यमंत्री के ये उच्च शिक्षा ब्याज ऋण योजना के अनुसार अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, आयुष, नर्सिंग, टीचर एजुकेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी और आर्किटेक्चर इत्यादि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र ये योजना के पात्र हो ही। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा हवे 4 लाख रुपया। अतकेच नहीं, अब नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य जिला के विद्यार्थी मन ला ये योजना में ब्याज मुक्त ऋण मिली। उन्होंने हमसे किया जो वादा, दे डाला उससे कुछ ज्यादा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे जनादेश 2014 की। मध्य प्रदेश के भौरीबंद, विजय राघवगढ़ और आगर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तीनों ही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। आपको बता दें कि विजय राघवगढ़ से बीजेपी के संजय पाठक आगे चल रहे हैं, वहीं आगर से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल परमार आगे हैं और बहोरीबंद से बीजेपी के प्रणय पांडे भी आगे चल रहे हैं। तो 3 विधानसभा उपचुनाव जो हुआ था उसके लिए मतगणना का दौर जारी है और आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था उसमें तीनों ही सीटों में जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं उसमें 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो बहोरीबंद, विजय राघवगढ़ और आगर सीट के लिए उपचुनाव हुआ था जिसके लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जा चुकी है। जो फिलहाल अब तक हमारे पास अपडेट आया है उसके मुताबिक तीनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा काफी आगे चल रहे हैं। तो एमपी में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बहोरीबंद, विजय राघवगढ़ और आगर सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है और मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसके मुताबिक तीनों ही सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं मतगणना के मुताबिक। और जी मीडिया संवाददाता आरबी गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरबी, जानना चाहेंगे क्या रुझान अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं मतगणना के दौरान? पहले राउंड जी रामन जी बता दूं कि पहले राउंड का दौर जो अभी नतीजे निकले हैं उसमें भाजपा के दोनों प्रत्याशी चाहे विजय राघवगढ़ के हो चाहे बहोरीबंद के हो अभी कांग्रेस प्रत्याशियों से आगे चल रहे हैं। संजय पाठक जो विजय राघवगढ़ के हैं वो 4384 मतों से आगे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से और बहोरीबंद में प्रणय पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार सौरभ सिंह से केवल 349 मतों से ही आगे चल रहे हैं। मतलब बहोरीबंद में थोड़ा सा मुकाबला दे रही है कांग्रेस भाजपा को। जी राममोहन, बहोरीबंद में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वहीं पर जबकि विजय राघवगढ़ की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे है। ऐसे में अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो आरबी क्या प्रतिक्रियाएं फिलहाल उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? प्रतिक्रिया तो अभी तो जैसे अभी मतगणना सभी का मतगणना में ही अभी ध्यान लगा हुआ है और इस रुझान के आधार पर। और सबसे बड़ी बात राममोहन जी बता दूं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम है क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीनी मतलब वर्चस्व को तलाश रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से भी विधानसभा चुनाव लोकसभा हुए हैं तो और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है क्योंकि सत्तारूढ़ दल है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो ये उपचुनाव उसके लिए भी एक बेहद अहम है। बिल्कुल। आरबी ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहाँ पर मतगणना का काम चल रहा है क्या उम्मीद की जाए, कब तक परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं जनता के?
यहाँ पर अभी प्रथम क्षेत्र तो अभी पूरा हुआ, सेकंड राउंड की गिनती जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 बज जाएंगे, 12 बजे से 1 बजे तक रुझान पूरी तरह से मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि बाहुरीबंद में 18 राउंड का मतगणना होना है और विजयराघवगढ़ में 16 राउंड का मतगणना होना है। तो 1 बजे तक पूरा रुझान साफ हो जाएगा। 1 बजे तक रुझान साफ हो सकता है, लेकिन और भी एक खबर बीच में और आई थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इस सीट पर हम जीतेंगे, और बीजेपी की तरफ से तो बाकायदा ये भी खबर मिली थी कि उन्होंने जश्न की तैयारियां भी कर ली हैं। तो क्या ऐसी कोई स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? अभी यहाँ पर चुनाव प्रचार में खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कमान संभाले हुए थे, यहाँ पर पूरे मंत्री यहाँ पर लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए पहले से ही भाजपा नेता अपने जीत पर आश्वस्त थे, और यही कारण है कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, और उनका दावा कितना मजबूत होगा ये अभी बिल्कुल। कटनी में बीजेपी जीत का दावा कर रही, लेकिन अभी हम आपको अपडेट बता दें, आगर में बीजेपी के जो गोपाल परमार है वो 8,712 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आगर से, जहां पर उपचुनाव के लिए मतगणना वहां पर भी जारी है, और बीजेपी के गोपाल परमार 8,712 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि पहले राउंड की ये काउंटिंग है, लेकिन एक बड़ी बढ़त है विजयराघवगढ़ में बीजेपी के संजय पाठक 4,384 वोट से, और बीजेपी के प्रणय पांडे जो बहोरीबंद से हैं वो 349 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बहोरीबंद में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनकर सामने आ रही है उसमें यही है कि तीनों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आगर से जी मीडिया संवाददाता मनोज जैन जुड़ रहे हैं। मनोज, जानना चाहेंगे क्या स्थितियां बनी हुई है और क्या अपडेट है आपके पास? यहाँ पर 8वें राउंड की मतगणना पूर्ण हो चुकी है, और इस मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी गोपाल परमार ने 12,000 से अधिक मतों से बढ़त बनाई हुई है जी। वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं, और अभी तक उनकी बढ़त बिल्कुल बरकरार बनी हुई है जी। मनोज, ये भी जानना चाहेंगे, मतगणना का 8वां राउंड पूरा है और बढ़त अब जो अभी हम 8,000 बता रहे थे 12,000 के आसपास पहुंच गई, एक बड़ी बढ़त है। तो क्या ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह की तस्वीरें दिख रही वहां पर? बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बड़ा जोश है, और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं, और वो अपनी जीत तय मानकर चल रहे हैं आप, और वो एक तरह से पूरी तरह से जीत को मानकर विजयी जुलूस निकालने की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आगर में भी मतगणना के 8 राउंड पूरे हो चुके हैं, और 12,244 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि कटनी में भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो वो बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल हमारी पूरी नजर बनी हुई है मतगणना पर। हमारे साथ आप बने रहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ, ऐरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, फिर लो कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ, और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। एक बार फिर लौट आया है वक्त उन शख्सियतों को सलाम करने का जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दिया नया मकाम। 4th एडिशन ऑफ महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014। अगर आप भी हैं इन कैटेगरीज के हकदार तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। इतिहास के पन्नों में दबी, इमारतों के वजूद में ढली, आपके प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की
अनमोल झलक। आईना, शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जिंदगी को गियर अप करना जरूरी है, पर एक्सेलरेशन के पहले आता है डिटर्मिनेशन। अगर गिरने से डरोगे तो फिर कैसे उड़ोगे? तो निकल पड़ो कहीं दूर मेरे साथ, दूर इस शोर से, नोट, मीटिंग्स और रिमोट से। टेक पार्ट इन माई मिशन एंड एक्सपीरियंस इंडिया लाइक अ ट्रू राइडर। मिशन 10,000 किलोमीटर, क्योंकि 2 पहिए सिर्फ बाइक पार्क करने के लिए नहीं होते। इनिशिएटिव बाय यामाहा एंड जिग्निशन। हेल्थ केयर पार्टनर साकेत सिटी हॉस्पिटल। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश अपना देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशि पूर्णिमा। हम लोग अपने घर और ऑफिस में बहुत सारी ऐसी अनावश्यक वस्तुएं रखते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, फिर भी हम रखते हैं। ऐसी वस्तुएं हमारे जीवन की बरकत में बहुत प्रभाव डालती हैं। जिस प्रकार रुका हुआ पानी बदबू देने लगता है, उसी प्रकार से बेकार की रखी वस्तुएं भी आपके जीवन पर बुरा असर डालती हैं। तो कैसे आप इन चीजों को दूर करके अपने जीवन में पड़ने वाले बुरे प्रभाव को दूर कर सकते हैं, इन्हीं उपायों पर आज हम बात करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर राखी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राखी जी। नमस्कार, जय माता दी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश किस्मत की लकीर। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको बता दें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-4565। दूसरा नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-2488-881। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे राखी जी कि इन सब चीजों को, बहुत सारी चीजें होती है हमारे घर में बेकार की पड़ी रहती हैं, उनसे किस तरीके से असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर? देखिए, सबसे पहले वो चीजें क्या हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर उन चीजों को निकालना है, ये तो हम आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन बात आपने बिल्कुल सही कही कार्यक्रम की शुरुआत में निशी, कि जिस तरह से रुका हुआ पानी बदबू देने लगता है, उसी प्रकार से ये रखी हुई चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा असर डालती हैं, आपके जीवन को ऊपर नीचे कर सकती हैं। आपका जीवन जो है वो बदबू भरा हो सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कौन सी है वो चीजें और क्या लगाव होता है आखिर उन चीजों का हमसे, और वो चीजें रखी कहाँ होती हैं, आज हम सब कुछ बताएंगे आपको। इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम हटा दें, उनको बेकार की चीजों को, और अपने जो जिंदगी में उसका दुष्प्रभाव जो हो रहा है वो दूर हो जाए। बिल्कुल, यानी सबसे पहले वो चीजें
सबसे नंबर 1 पर आने वाली चीजें घर की छत को हम बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो छत नहीं कबाड़ हो गया है, क्योंकि वहां ना किसी का जाना, ना लेना, ना देना। एक बार फिर भी सर्दियों में हमें छत की याद आ जाती है, लेकिन कम से कम सर्दी की बात की जाए तो मात्र 3 महीने होती है और बाकी के 9-8 महीने हम कोशिश करते हैं कि छत गंदी रहे। ये गलत बात है। घर की छत पर रखी पुरानी बोतलें, टूटी फूटी पाइप या कोई टूटी हुई चारपाई, पलंग इत्यादि ऐसी वस्तुएं जो घर में रखने से हमेशा कलेश रहता है। परिवार में हर वक्त एक ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है और घर के सभी मेंबर जिद्दी हो जाते हैं। ये बात तो रही घर के बहुत सारे लोगों की, लेकिन जो घर का मुखिया होता है, अगर घर की छत पर वजन रहे तो घर का मुखिया जो है हमेशा कर्जे में दबा रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं उसकी तबीयत खराब रहती है, वो सुस्त महसूस करता है, उसका कार्य में मन नहीं लगता और वो आलसी हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं घर की छत पर रद्दी अखबार इकट्ठी करती रहती हैं। अरे भी मैं इसे बेचूंगी तो अभी 10-20 रुपए मिलेंगे, मैं बहुत सारी इकट्ठी कर लूं तो शायद मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगर ऐसी कोई भी चीज आपके साथ भी हो रही है तो ये गलत है। तुरंत घर की छत को खाली कीजिए। घर की छत पर अगर आप ऐसे सामान रखेंगे तो घर के बच्चे बेहद ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे।